अब बच्चों हम बात करेंगे सेकंड कंपोनेंट की। कंपोनेंट्स ऑफ मैप हम टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें पहला कंपोनेंट पढ़ा हमने डिस्टेंस और स्केल। सेकंड कंपोनेंट होता है बेटा डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस के बारे में हम कह सकते हैं कि देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। अब ये डायरेक्शंस बनी कैसे, उसी तरफ क्यों इंडिकेट किया गया उन डायरेक्शंस को, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने कन्वेंशंस लिए हैं बेटा, यानी कि जब ये अर्थ बनी तब कुछ कन्वेंशंस लिए गए कि इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर ईस्ट होगा या वेस्ट होगा, तो उसके हिसाब से डायरेक्शंस का कंसेप्ट जनरेट हुआ है। जैसे एक कन्वेंशन ये है कि सबसे अपर साइड पर यानी कि इस डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट किया जाता है, और जब हम नॉर्थ की तरफ खड़े हुए रहते हैं बच्चों, तो जो हमारा राइट हैंड होता है वो इंडिकेट करता है ईस्ट डायरेक्शन को, यानी कि ये नॉर्थ है, नॉर्थ के ईस्ट में कौन सी डायरेक्शन आएगी, ईस्ट, और इसके अकॉर्डिंग हम ईस्ट के अपोजिट साउथ और नॉर्थ के अपोजिट यहां पर आएगा वेस्ट, और नॉर्थ के अपोजिट साउथ। सो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 होती हैं मेन डायरेक्शंस, और इन्हें ही कहा जाता है बेटा कार्डिनल पॉइंट्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केवल जो दुनिया की अलग अलग लोकेशंस हैं वो इन 4 मेन जगह पर तो सारी लोकेट हो नहीं सकती। ऐसी खूब सारी जगह होगी जो इनके बीच में कहीं पर लाई करेगी, कहीं यहाँ पर लाई करेगी, कोई इस जगह पर लाई कर सकता है और कोई इस जगह पर लाई कर सकता है। तो उन डायरेक्शंस को हम क्या कहेंगे, उन डायरेक्शंस को कहा जाता है बेटा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाली जगह को इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो बीच वाली डायरेक्शंस का नाम हो गया इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। यानी कि अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की लोकेशन की बात की जाए तो उसे कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट। एन अल्फाबेट डिनोट कर रहा है नॉर्थ को और ई अल्फाबेट डिनोट कर रहा है ईस्ट को, यानी कि ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। अगर हम नॉर्थ और वेस्ट के बीच की बात करना चाहें, यानी कि कोई लोकेशन अगर इस जगह हो तो हम इस तरफ एरो बनाएंगे और यहाँ पर कहेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ वेस्ट हो गई। क्लियर? तो 2 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आ गई हमारे सामने। इसके बाद अगर हम ईस्ट और साउथ के बीच की अगर बात करना चाहें तो इस तरह से एरो आएगा और यहाँ पर लिख देंगे हम एस ई। एस किसे डिनोट कर रहा है, साउथ को, और ई किसे डिनोट कर रहा है, ईस्ट को। इसी तरह से अगर कोई लोकेशन इस एरिया के यानी कि साउथ और वेस्ट के बीच में लाई करती है तो वो हो जाएगा साउथ वेस्ट। एस साउथ को डिनोट कर रहा है और डब्ल्यू वेस्ट को डिनोट कर रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 4 क्या बनी, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो अगर आप इंडिया के मैप को देखें तो अगर हम बंगाल के आगे जाएं और ईस्ट साइड में जाएं तो वहाँ पर कुछ स्टेट्स आते हैं जैसे नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 7 स्टेट्स हैं और इन्हें कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। यानी कि नॉर्थ साइड पर तो हैं लेकिन नॉर्थ में भी ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड है, इसलिए इन 7 स्टेट्स को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहा जाता है। अब कई बार बेटा हम जब मैप को स्टडी करते हैं तो उस मैप के टॉप राइट कॉर्नर में एक एरो बना दी जाती है इस तरह से और वहां लिख दिया जाता है एंड। यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि उस मैप को पढ़ते समय अपर डायरेक्शन को हमें नॉर्थ समझकर पढ़ना है। तो अगर उसने एक डायरेक्शन को इंडिकेट कर दिया तो बाकी डायरेक्शंस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा,
अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, और ईस्ट के अपोजिट क्या बन जाएगा, वेस्ट। यानी कि इस तरह से हम मैप की बाकी डायरेक्शंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब पुराने समय में, आज के टाइम में तो क्या है बेटा, डायरेक्शंस को पता करना बहुत आसान है। आपके पास मोबाइल से, जीपीएस से, नेविगेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इवन कार वगैरह में भी आता है, मोबाइल्स में भी होता है। लेकिन आज से पुराने समय की कल्पना कीजिए, जब मोबाइल्स वगैरह नहीं होते थे, तब डायरेक्शन को कैसे पता किया जाता था। तब उसके लिए एक डिवाइस यूज करते थे बेटा, उस डिवाइस को कहा जाता था कंपास या कैंपास। वो कुछ इस तरह से होता था, जहां पर ये ऐसी दो नीडल्स बनी हुई रहती है, और आप इस कंपास को लेकर जैसे भी घूमना चाहें, आप जब जब घूमते रहेंगे तो ये नीडल हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करती है। यानी कि आप इधर भी इसको रोटेट कर देंगे, एक गोल सी डिवाइस होगी छोटी सी, उसे कंपास कहा जाता है। तो आप इसको किधर भी लेकर घूम जाएं, हर बार इसकी नीडल हमेशा पॉइंट करेगी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस को ही। तो अगर उस नीडल से हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता लग रही है, तो हम ईस्ट, वेस्ट और साउथ का भी आसानी से पता लगा सकते हैं। ये मैग्नेटिक सिस्टम होता है, अर्थ में भी एक मैग्नेटिक सिस्टम है, और इसके जो दो पोल्स हैं, यानी कि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो एक मैग्नेट का काम करते हैं। तो अर्थ पर जो छोटी छोटी मैग्नेट्स होती हैं, वो हमेशा उसी पोल की तरफ इंडिकेट करती है, यानी कि ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही इंडिकेट करेंगी, ये नीडल्स जो होंगी। तो इस तरह से हम कंपास की मदद से डायरेक्शंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट ऑफ मैप की, जिसे कहा जाता है सिंबल्स। आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए बच्चों, अब हम बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट की, यानी कि सिंबल्स के बारे में। इसके पहले हम दो कंपोनेंट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला कंपोनेंट देखा था हमने डिस्टेंस, दूसरा कंपोनेंट देखा बेटा हमने डायरेक्शन। अब आ रहा है थर्ड कंपोनेंट सिंबल्स। तो सिंबल्स क्या होते हैं? इट इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ buildings, roads, bridges, trees, railway line, temples, post office, etc. So they are shown by using certain letters, colors, pictures and lines. मैप बच्चों एक छोटा सा कागज का टुकड़ा होता है। अब उस पर हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की इमेजेस को एज इट इज़ वहाँ पर शो कर दें, क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर इमेज को ही बनाने जाएंगे तो वो पूरा मैप उस इमेज से ही भर जाएगा और उसका कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। इसलिए हमारे लिए हर बार ये संभव नहीं है कि हम टेम्पल्स हो या चर्च हो या पुलिस स्टेशन हो या पोस्ट ऑफिस हो या रोड, रेलवे लाइन, पेड़ों को उन मैप पर बनाकर बताया जाए, है ना। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम एक आसान तरीका निकालते हैं और उनकी जगह पर कुछ सिंबल्स या कुछ लेटर्स या कुछ कलर्स का इस्तेमाल करके या पिक्चर्स का इस्तेमाल करके या लाइंस का इस्तेमाल करके उन्हें मैप पर शो करने की कोशिश करते हैं। दे गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस, और ऐसा करने पर हमें उस कम जगह में ही उस लोकेशन की सारी जानकारी मिल जाती है। यानी कि उस सिंबल को आइडेंटिफाई करके, उस कलर को आइडेंटिफाई करके, या उस लाइन को या उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करके हम ये समझ जाते हैं कि ये किस लोकेशन के बारे में हमें बताना चाह रहे हैं। अब ऐसे खूब सारे सिंबल्स हैं बेटा जो कि हर देश में कॉमन रहते हैं। इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स या यूनिवर्सल सिंबल्स भी कहा जाता है।
अब इनका फ़ायदा क्या मिलता है? इनका फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में घूमने के लिए गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उस देश की लैंग्वेज आती ही हो। यानी कि सपोज करिए आप स्पेन में गए, तो आपको ये थोड़ी ना पॉसिबल है कि आपको स्पेनिश लैंग्वेज भी आती होगी। तब आप क्या करेंगे? आप उस देश का मैप पिक करेंगे, या जिस सिटी में आप घूमने जा रहे हैं उस सिटी का मैप पिक करेंगे। और आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो आप किसी से भी वहाँ की डायरेक्शन के बारे में भी नहीं पूछ सकते, किसी लोकेशन के बारे में नहीं पूछ सकते। तो आप मैप में उन सिंबल्स के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज करिए आपको किसी रेलवे स्टेशन पर जाना है, तो आप उस मैप में रेलवे स्टेशन का सिंबल देखेंगे कि वो किस डायरेक्शन से होता हुआ जा रहा है, उसके लिए क्या रूट बना हुआ है और किस जगह पर आकर वो सिंबल बना हुआ है। तो इस तरह से आप अलग अलग देशों में उन सिंबल्स की मदद से अपनी लोकेशंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और बिना किसी दिक्कत के। तो ये इम्पोर्टेंस होती है बेटा सिंबल्स की। तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड कंपोनेंट खत्म होता है, सिंबल्स। आइए अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अब हम बात करेंगे बेटा स्केच के बारे में। स्केच क्या होता है? तो स्केच के लिए बेटा हम कह सकते हैं कि इट इज ए रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया। ये एक तरह की रफ ड्राइंग है किसी भी एरिया की, टू शो लोकेशन ऑफ ए प्लेस। यानी कि किसी भी जगह की लोकेशन को या उसके एरिया को बताने के लिए जो ड्राइंग बनाई जाती है, जो रफ ड्राइंग बनाई जाती है, उसे हम स्केच कहते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैप भी एक तरह की ड्राइंग है और स्केच भी एक तरह की ड्राइंग है, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है बच्चों, डिफरेंस ये है कि मैप जो ड्राइंग है उसे बनाया जाता है स्केल को ध्यान में रखते हुए। यानी कि जो ग्राउंड की लोकेशन से उनको रियल मैनर में मैप के ऊपर भी शो किया जाता है। वहीं जब हम किसी भी ड्राइंग को फ्री हैंडेडली, यानी कि बिना किसी स्केल की मदद के, बिना किसी स्केल को ध्यान में रखते हुए केवल बस उसके लैंडमार्क्स को बताएं कि इस तरह से हमें जाना है, दाईं ओर मुड़ना है, फिर सीधे जाएंगे, फिर एक सर्किल आएगा। तो जब इस तरह से एक रफ ड्राइंग को बनाया जाता है तो वो चीज़ होती है स्केच। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको आपके फ्रेंड को अपने घर का रास्ता बताना है ना, और जैसे मान लीजिए कि आपका घर है यहाँ पर, हाउस 1, और आप अपने फ्रेंड को अपने घर का रास्ता एक स्केच के थ्रू, एक रफ ड्राइंग के थ्रू बताना चाहते हैं। तो आप उसे कैसे समझा सकते हैं कि पहले आपको सीधा जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर एक सर्किल आएगा, उस सर्किल से जैसे ही आप लेफ्ट में जाएंगे वहाँ वापस से एक सर्किल आएगा, उस सर्किल से सीधे जाने पर जो फर्स्ट मकान आएगा यानी कि वही आपका क्या होगा? घर होगा, है ना। तो आप पहले अपने घर की लोकेशन बताई, या वो आपका फ्रेंड जहाँ पर रहता है उसके मकान से वो पहले सीधा गया, फिर आपने बताया कि एक सर्किल आएगा, लेफ्ट हैंड चलने पर एक और सर्किल आएगा, फिर सीधा जाने पर जो सेकंड मकान है वही आपका। तो आपने यहाँ पर किसी भी तरह के स्केल का यूज नहीं किया है। एक तरफ से राइट और लेफ्ट और मेजर लैंडमार्क्स, लैंडमार्क्स मतलब जो इंपॉर्टेंट जगह आ रही है, बीच में सर्किल्स आ रहे हैं, केवल उन्हीं की आप बात कर रहे हैं। और इस तरह से जब आप किसी जगह को, किसी प्लेस की लोकेशन को समझाते हैं तो उसे कहा जाता है बेटा स्केच। इसलिए कहा गया है कि सच ए रफ ड्राइंग, यानी कि इस तरह से जो रफ ड्राइंग बनाई जाती है विदाउट स्केल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर हम स्केल यूज नहीं करते हैं और इसे ही कहा जाता है, यानी कि इस तरह के जो मैप बनते हैं उन्हें कहा जाता है स्केच मैप। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर प्लान की। आइए उसके बारे में बात करते हैं कि प्लान क्या होता है। आइए बेटा अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक यानी कि प्लान के बारे में। बेटा जब भी किसी मकान को बनाया जाता है, किसी कॉलोनी को बनाया जाता है, या
किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है तो उसके कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के पहले हम एक प्लान बनाते हैं, यानी कि वो प्लान आर्किटेक्ट की मदद से बनाया जाता है। आर्किटेक्ट क्या काम करता है, जो कि उस बिल्डिंग के लिए या उस कॉलोनी के लिए या उस मकान के लिए एक ड्राइंग बनाता है और उस ड्राइंग को प्लान कहते हैं, है ना। अब इसमें खास बात क्या होती है बच्चों, जब भी किसी बिल्डिंग को, कॉलोनी को या हाउस कंस्ट्रक्शन करना होता है तो हमारे मन में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि उस कॉलोनी में कहाँ से कोई रोड जाएगा, या वो रोड कितने फीट का होगा, या वो कॉलोनी में कितने हाउसेस बनने वाले हैं, कितने घर बनने वाले हैं, और एक घर में कितने कमरे होंगे, कहाँ पर किचन होगा, कहाँ से स्टेयर्स जाएंगी, है ना, लेट बाथ कितने होंगे, कितने रूम्स में लेट बाथ, अटैच लेट बाथ बनेंगे, और उन कमरों की चौड़ाई कितनी होगी, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी, ये सारी जानकारी हम जानना चाहते हैं। तो जब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन उस ड्राइंग में चाहिए तो हमें वहाँ पर स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि सच ड्राइंग्स विच आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग स्केल आर नॉन एज प्लान, यानी कि एक तरह से ये उस एरिया का नक्शा हो गया, यानी कि जहाँ पर हम जो मकान बनाते हैं या कॉलोनी बनाते हैं तो जो कॉलोनाइजर रहते हैं या जो आर्किटेक्ट रहते हैं वो पहले उस प्लान को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि हम लोग उस प्लान को देखकर अच्छे से समझ पाएँ कि वो उसकी एरिया की लोकेशन क्या है, कहाँ पर पार्क बनेगा, कितने एरिया का पार्क बनेगा, कितनी सड़कें होंगी, कहाँ पर खेलने के लिए अच्छी जगह है, कहाँ पर स्विमिंग पूल है, और अगर कोई फ्लैट की डिज़ाइन बनी हुई है, कोई कमरे की, मकान की डिज़ाइन बनी हुई है तो उस मकान में कितने कमरे हैं, किस साइज़ के कमरे हैं, कितनी उनकी लेंथ है, क्या उनकी ब्रेड्थ है। तो जब ये सारी जानकारी अगर हमें चाहिए होती है तो हम ऐसे ड्राइंग को स्केल की मदद से बनाते हैं, और स्केल की मदद से ऐसी बनाई गई ड्राइंग को ही इसके प्लान कहा जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा, वाइल मेकिंग बिल्डिंग्स फॉर ए कॉलोनी, यानी कि बिल्डिंग या कॉलोनी या घर बनाते समय पीपल वांट टू नो द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ ए रूम व्हिच कैन नॉट बी शोन इन ए मैप, यानी कि ये सारी बातें लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो मैप के थ्रू नहीं बताई जा सकती। इसके लिए यानी कि उस समय पर एट दैट टाइम ड्राइंग्स आर ड्रॉन टू स्केल, यानी कि वो जो ड्राइंग्स हैं उन्हें स्केल के थ्रू बनाया जाता है, और ऐसी ड्राइंग्स जो स्केल की मदद से बनती हैं उन्हें ही कहा जाता है बेटा प्लान। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का आपका फिनिश होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच।